स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स की सीरीज में। बच्चों फिजिक्स को इजी बनाना है, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे भी आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बात करी थी जैसे ही सीरीज स्टार्ट हुई थी गाइस, राइट, कि यार यहाँ पे हम डेरिवेशन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे, वो वाला पोर्शन जो स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, जहां पे फंस जाते हैं, जहां बार बार उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बच्चों इस सीरीज के थ्रू आप अपनी फिजिक्स को बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। और जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं कि ये सीरीज आपको बहुत परफेक्ट रिवीजन देने वाली है। फिजिक्स में देखो नॉर्मली हर बच्चा कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करता रहता है, बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता है। बच्चों ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है कि अगर डिफिकल्ट से दिखने वाले डेरिवेशन, हालांकि कुछ डेरिवेशन ईजी भी होते हैं जो बच्चों को याद रहते हैं, बट समटाइम कुछ डेरिवेशन होते हैं बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं, उनको ईजी कैसे बनाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल कितना भी डिफिकल्ट लेवल का आएगा, आप इस सीरीज के थ्रू उनको सॉल्व कर लोगे और अपना बेस्ट रिवीजन करने के साथ साथ बेस्ट अटेम्प्ट करके आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम में। जो आपने सोचा भी नहीं है बच्चों, वो हम यहाँ पे रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक है। जो अदर बोर्ड है, जैसे मैं अगर एचपी बोर्ड की बात करो, वी आर इन हिमाचल प्रदेश, तो ऑब्वियसली यार आपके एग्जाम में थोड़े कम न्यूमेरिकल आते हैं। भाई आपको भी न्यूमेरिकल करने चाहिए क्योंकि आपने नीट एंट्रेंस भी देना है, जेईई मेंस भी देना है। सो इट्स ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कल तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बिफोर दैट, चूंकि हमने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी होते हैं बेस्ट तरीके से आप उनको प्रैक्टिस करें मेरे साथ और अपना रिवीजन बेस्ट वे पे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों आज का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में कवर अप किया जाता है, जिसमें चार्ज, फील्ड, फोर्स, डायपोल, इन सब की बात की जाती है। फिर दूसरे में पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात की जाती है। तो दो पार्ट में ही हम इसको कवर अप करेंगे और कंप्लीट रिविजन होगा। चलो बहुत हो गई बातें बच्चों। सबसे पहला डेरिवेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड है। तो डायपोल है, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है। सर ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब इस सीरीज के थ्रू आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि तरीका और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका और उसमें जो आने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का तरीका, वो सब आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसकी स्टेबल कंडीशन क्या है, वो किस कंडीशन में स्टेबल हो पाएगा, वो सब निकालेंगे। ग्राफ भी बनाएंगे। सर ग्राफ मतलब बताऊंगा ना, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर स्टार्टिंग आर डेरिवेशन, उसका प्रूफ करना है हमने, टॉर्क डिराइव करना है। तो हमें लिखना है भाई किस पे टॉर्क निकाल रहे हो आप। भाई आप इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क निकालोगे। भाई किसकी वजह से? भाई जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वाला केस लेंगे, मतलब हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सेम, उसकी स्ट्रेंथ सेम ही रहने वाली है, वो वेरी नहीं करेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेंगे कि लेट अस कंसीडर, है ना, हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर लिख लेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों। तो डायपोल तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डायपोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल लिखना जरूरी है। ओके, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल which is placed, है ना, which is placed in यूनिफॉर्म लिखना है ये, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई लोग लिखना है ये, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करो। ये नहीं कि बस डेरिवेशन देखो और स्टार्ट हो गए मिशन पे लगे। भाई माहौल बना दो, एक दो लाइन लिख दो उसके बारे में, आप करने क्या जा रहे हो। तो डेरिवेशन मतलब एक पूरा प्रॉपर सेटअप होता है वो, है ना, तो सॉल्यूशन का वो लिख दिया करो। तो चलो उसको पता चल जाएगा, जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल है तो दो चार्ज होंगे, उसकी दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हम 2L मान के चलते हैं फॉर द कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन पर्पस, वो हमें पता है, दैट इज अंडरस्टूड। इसके बाद तुरंत डायग्राम बनाना है, अपने डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो कूल, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होता है उसकी पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन बना दो, है ना, पैरेलल होनी चाहिए और हर लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस दिखनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे से बेस्ट बने। तो हर लाइन पैरेलल होगी और हर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, मतलब इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। ऑल द लाइंस मस्ट बी एट इक्वी डिस्टेंस, राइट। ओके सर, परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक और बना ले,
एक और बना दे। तो ये जो ई वेक्टर है, ये यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एरो बता रहा है डायरेक्शन जिधर को जा रहा है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस। ओके, बेस्ट तरीके से डायग्राम बनाओगे ना एग्जाम में, फिर डिराइव करोगे ना भाई, मतलब जो एग्जामिनर है ना वो आपसे प्यार कर बैठेगा और आपको बेस्ट मार्क्स जरूर देगा अगर आपकी कैलकुलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। क्योंकि यार राइटिंग का ना, प्रेजेंटेशन का ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप इस बात को समझ लो, आप मानो या ना मानो, लेकिन दैट इज ट्रू, राइट। ओके सर, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक डायपोल रखेंगे बच्चों। डायपोल जो हम यहाँ रखने वाले हैं ना, वो फील्ड के अलोंग, जैसे ये मार्कर है मेरा, इसको समझ लो, ये वाला एक चार्ज यहां रखा है, एक इसके एंड पे रखा है, और मैं इसको फील्ड के डायरेक्शन में रख दूं, तो जब भी किसी डायपोल को फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाता है उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता, ठीक है। टॉर्क जीरो रहता है। क्यों, आगे मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको उस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखना है, ऐसे, जैसे मेरा मार्कर रखा है ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ले लूंगा कि सर एक चार्ज मैंने यहां रख दिया, लेट्स सी प्लस क्यू, और एक चार्ज मैंने यहां पे रख दिया, लेट्स सी माइनस क्यू। हालांकि आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, बहुत इजी भी है, लेकिन बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी तो सीखना है, और आपका तो रिवीजन हो रहा है ना भाई, तो जितना अच्छे से आप सीख सको सीख लो यार, ठीक है भाई। ये हमने ले लिया है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों हमें पता है, उसको हम मानते हैं 12, तो पूरी की पूरी 12 डिस्टेंस मान लो ये, यानी डिस्टेंस कहां से कहां तक होगी, यहां ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों के बीच 12 डिस्टेंस सेट है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, तो मैं इसको लिखूंगा बॉस, दैट इज 2L, ठीक है। मेरा L थोड़ा अटपटा सा ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है, चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है भाई। और अब वो कौन सा चार्ज है सर, अगर बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। ये बनाना है ना। मैंने देखा बहुत बच्चे बस डायग्राम ऐसे वैसे बना लेते हैं, एरो वगैरह कुछ नहीं बनाते और बस तरीके से लिख के आ जाते हैं। फिर भाई कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको कंप्लीट, राइट। फिर आप बोलोगे मार्क्स कहाँ आ रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है, इसी की डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स होता है QE। आप सबको पता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QE, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F/Q। ओके बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज है ना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है भाई, अपोजिट, एंड दिस इज द अपोजिट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपोजिट इधर, और वो भी QE। ये डायग्राम बन गया परफेक्ट सर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना सर, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करें भाई बच्चों, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और डायपोल मूवमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होते हैं, यानी इधर को। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज P वेक्टर। तो ये माइनस से प्लस की तरफ होती है ऑब्वियसली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितने एंगल पे है, दैट इज थीटा एंगल। ये एंगल सब थीटा एंगल पे रहेगा, दैट इज एंगल थीटा इज बिटवीन द P वेक्टर, दिस इज P वेक्टर, दिस इज E वेक्टर। इधर को आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, देख लो, इस वाले पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर दिया, यस, करके रखो उसको, दिस इज 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है भाई। ओके गाइस, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस पे क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मान लो कुछ भी पॉइंट, क्या मानू बॉस, A मान लो, चलेगा, यस, A पॉइंट मान लिया मैंने। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो आप देखो ध्यान से, ये पूरा ट्रायंगल आपने यूज करना है। सर क्यों यूज करना है, मैं आगे बताऊंगा। देखो ये वाला ट्रायंगल पूरा आपने क्या करना है, यूज कर लेना है। और ये आपका P वेक्टर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल है बॉस, थोड़ा सा कलर इसमें कम है, बट यू अंडरस्टूड राइट, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये समझ जाएंगे कि हाँ सर मजा आ गया। ऐसे आप भी करोगे ना वहाँ पे अगर एग्जाम में, भाई मजा आएगा उसको कि हाँ इसमें श्रेडिड किया है इसको, और वो बिल्कुल करेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा अपने लिए, ठीक है बॉस। चलो अभी क्या करें सर, अभी देखो बच्चों, अभी आप देखो, नाउ हियर वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, आप लिखोगे क्या, आप डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करोगे, आप कैसे करोगे बच्चों, इट इज क्लियर फ्रॉम दी डायग्राम। क्या क्लियर है डायग्राम से, नेट या टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स, जो इसको ट्रांसलेट करा सकता है, वो नेट ट्रांसलेटरी जो फोर्स है इज 0। आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं उस पे वो 0 ही है। देखो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इधर बिल्कुल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE, और उसके जस्ट अपोजिट फोर्स है
QE सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे QE पॉजिटिव डायरेक्शन में है प्लस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है। मतलब आप ये समझो ये डायपोल जो है ना, ये आगे को स्लाइड नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो है। तो सर फिर हाँ हमें तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैसे निकाले बच्चों? टॉर्क निकालने के लिए आपको चाहिए कि इस डायपोल के अलग अलग पॉइंट पे वो फोर्स लग रहे हैं और वो दोनों फोर्स मिलके एक कपल प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा। मतलब उसमें ऐसे ट्रांसलेटरी इफेक्ट तो नहीं आएगा, वो स्लाइड तो नहीं करेगा, लीनियरली मूव तो नहीं करेगा, लेकिन वो घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। जैसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं ना, उसको रोटेट कर जाता है। तो यू कैन सी कि ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को देखो आप, लेट्स सी दिस इज द पॉइंट, ये B है ना, B मान लेते हैं इसको, ये A है और इसको मान लेते हैं C। तो एक फोर्स लग रहा है B पर, एक लग रहा है C पर, बिल्कुल सर। तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे 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 घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करने में यूज होंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, बट हियर बोथ फोर्सेस, ठीक है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट। भाई ये पॉइंट अगर आप लिख के बताओगे ना, उसको मजा आएगा, उसको आपके कॉपी चेक करने में, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट, सो दे एक्ट्स टॉर्क, ठीक है, दे एक्ट्स टॉर्क ऑन डायपोल। तो वो टॉर्क डायपोल पे एक्ट करते हैं। जैसे आपने लिखा, एग्जामिनर को भी मजा आ जाएगा कि यार बच्चा उड़ा नहीं रहा है, इसको बढ़िया से हर पॉइंट को डिस्कस कर रहा है। पहला पॉइंट दिस वन, दूसरा पॉइंट ऐसे एरो लगा के लिख सकते हो आप, बेस्ट दिस वन। तो टॉर्क कैसे निकालोगे आपको पता है, नाउ आपको पता है, एज वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेनी है, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से देखूंगा भाई, तो टॉर्क फोर्स कितना लगा, किसी एक फोर्स को ले लो क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस करना है हमने। तो भाई बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ना वो QE है, लेट्स सी आपने लिया QE, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मतलब इस फोर्स के साथ जो 90 डिग्री पे है, तो ये वाली लाइन है, देखो ये वाली, क्योंकि बी पॉइंट पर ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसके लिए AB जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये AB डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी भाई, देख लो कैसे। ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने होता है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस, उसकी लेंथ पता है, तो आप साइन थीटा यूज कर लो ना। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आप लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ACB, आप निकालेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनस है इसका BC, 90 के सामने जो होता है दैट इज 2L। तो बच्चों AB आ गया, दैट इज 2L साइन थीटा। ओ वाओ, तो इसको पुट करोगे आप फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुटिंग दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो टॉर्क विल बिकम दैट इज QE इनटू 2L साइन ऑफ थीटा। नो कंफ्यूजन, बेस्ट तरीका, नो कंफ्यूजन, बेस्ट तरीका बढ़िया मार्क्स लेके आने का, ठीक है, पूरे मार्क्स, ठीक है। अब बच्चों इसको टॉर्क को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख लेंगे। भाई कैसे सर, आपको तो पता है ना, पूरी 2L डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच ले लो और चार्ज ले लो, यानी Q इंटू 2L, आपको पता है डायपोल मोमेंट होता है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, आप देखते रहना। तो ये बन गया आपका डायपोल मोमेंट, आप लिख लेंगे वहां की, चूंकि दिस इज द डायपोल मोमेंट, तो हम लिखेंगे PE sin theta। दिस इज योर रिक्वायर्ड टॉर्क फॉर्मूला, this is your required torque formula. The torque acting on a electric dipole when placed in uniform electric field, that is in terms of dipole moment and electric field, and the angle theta is the angle between P and E. So चूंकि ये साइन थीटा, ये भी वेक्टर, तो आप इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे P क्रॉस E। खत्म कहानी बॉस, खत्म कहानी। सर मतलब ये डेरिवेशन फिनिश्ड, यस फिनिश्ड, ये डेरिवेशन फिनिश्ड। और उसको और अगर अपना बनाना चाहते हो तो उसका ग्राफ भी बना देना। भाई क्या जा रहा है, वो आपको बढ़िया तरीके से पूरे मार्क्स देके जाएगा, अपने घर लेके नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें उसका दिमाग ना पढ़ना पड़ेगा। सर मतलब क्या बात कर रहे हो, देखो बच्चों ये टॉर्क वर्सेस थीटा। आप देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है PE साइन थीटा, तो साइन का ग्राफ बना दो। तो जब आप साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और साइन जब थीटा 90 डिग्री होता है, साइन जो टॉर्क होगा मैक्सिमम होगा, यानी साइन के साथ ये जो वैल्यू होती है टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, यानी
आप ये भी समझ सकते हो कि ये देखो, ये जो पीक पॉइंट मिल रहा है ना 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, यहां पे टॉर्क मैक्सिमम है, यानी पीई। दिस इज द ग्राफ टॉर्क वर्सेस थीटा, यानी पीई साइन थीटा का ग्राफ है बच्चों, ये साइन का ग्राफ, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री पे पीई, ठीक है, ये दिस इज ई। ये ग्राफ भी बना दो उसको, और मजा आएगा यार, मजा आ जाएगा इसको। देखो जीरो से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 डिग्री, साइन 0 करोगे तो ये टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है, टॉर्क 0। फिर यहां पे 180 पे 0 हो जाएगा। ओहो, इसका मतलब अगर ये डेरिवेशन करना था तो परफेक्टली आपने कर लिया, डायग्राम भी बना लिया। सर उसने एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है बच्चों, कि जो ये डाइपोल है ना, ये स्टेबल कंडीशन में कब होगा। आप बच्चों खुद देखो स्टेबल कब होगा, ये आप खुद देखो। स्टेबल होने के लिए यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है, आपको मैं या यही बना देता हूं, चलो यही बना रहा हूं। तो लेट्स सी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। स्टेबल होने के लिए इसको बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस, नो टॉर्क कंडीशन होनी चाहिए। तो कौन सी, जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी अगर मैं उस डायपोल को ऐसे लिख दूं, ये है माइनस, ये है प्लस, इधर है पी की डायरेक्शन, क्योंकि माइनस से प्लस होती है, और पी भी इधर ही है, ई भी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब उन पे एक्ट करने वाला टॉर्क 0 होगा। हालांकि टॉर्क 180 पे भी 0 होगा। व्हेन द डायपोल placed such that is in the direction of electric field, उसका P का जो वेक्टर है, P यानी डायपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो उस पे लगने वाला टॉर्क 0। और उस सिचुएशन को, जब थीटा 0, उस सिचुएशन को कहते हैं द डायपोल इज इन स्टेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम जिसको आप कहते हो, स्टेबल। याद रख लेना यार, कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बी धुरंधर और बेस्ट तरीके से करके आओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली डायपोल यू हैव टू प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी वो स्टेबल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट एवर डेरिवेशन, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है बेस्ट तरीके से। डायग्राम बेस्ट बनाना, हो सकता है इस तरीके से उसको डिफरेंट कलर लेके जाना, उससे शेड आउट कर देना, तो उसको मजा आएगा। कैलकुलेशन बढ़िया से दिखा देना, 2 पॉइंट लिखने होंगे, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ग्राफ जरूर बना के आना, आपने कभी नहीं बनाया होगा, अब बना के जरूर आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता देना उसको थोड़ा एडिशनल पॉइंट लिख के कि मेरे को आता है वो तुम्हें ये ना समझे कि या बस ऐसे ही रट के आ गया, जस्ट तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो मार्किंग कर देते हैं, तो उसको बोलना मेरे को सब आता है, ठीक है। इस तरीके से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करके आना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत बार पूछा जाता है भाई, उसमें से एक मैं कराऊंगा, एक आपने ऑब्वियसली वो तो आप करेंगे यार, सेल्फ स्टडी भी तो कर रहे हैं, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, पूरे साल भर मेहनत करी है, वो तो आप रिवाइज करके जाओगे, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैं करा रहा हूँ कि जिनको आपने करके 100% लास्ट टाइम पे रिविजन करके जाना ही जाना है। बाकी तो सब जितने भी आपने स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, कहीं भी पढ़ा है भाई, वो तो पूरा रिवाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन दिस इज स्पेसिफिक वे में कि ये तो आपने मेरे साथ भी करना है और बार बार करना है, और लास्ट मोमेंट में भी करना है, जब आप बोर्ड एग्जाम में जस्ट 2-3 दिन पहले जाओगे, समझ गए ना, मतलब प्रैक्टिस कर, जो प्रैक्टिस आप लास्ट रिविजन कर रहे होंगे ऑब्वियसली, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। हाँ, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां पे मैं इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन करूंगा। एक्सियल वाला आपने लॉट ऑफ टाइम वैसे प्रैक्टिस कर रखा है, बट मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, जिससे आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस में लेके आओ। हालांकि दोनों करने चाहिए, राइट, लेकिन इक्वेटोरियल ज्यादा पूछा गया है, आप समझो बात को, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा यहाँ पे। सो वी हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a equatorial point. So how we can draw the diagram? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि let us consider, सबसे पहले लिख लेते हैं let us consider। देखो ये लाइन तो हमेशा लिखनी है कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है। let us consider an electric dipole okay placed, ठीक है, placed along x axis पे रख दिया मैंने, सपोज करो x axis पे है ना, x axis पे रख दिया है, and a point है ना, a point P is placed, a point P is taken, लिख लो यार, not placed obviously, so taken at equatorial, ठीक है, axis। मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस एक्सिस पे आपने डाइपोल रखा है उसके परपेंडिकुलर वाली, जिस पे डाइपोल रखा है उसके परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे रखा है डाइपोल, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, वाई एक्सिस। तो बच्चों डायग्राम बना लेंगे, बस इतना ही लिखना है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आप लोग उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे बच्चों कि ये है आपका लेट्स सी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस डेफिनेटली। तो यार इसको थोड़ा सा मैं
नीचे को बना देता हूं। ओके, तो लेट्स सी, हियर वी गो, दिस इज एक्स एक्सिस। आपका जो डायपोल रखा है ऐसे रखना है जैसे ये वाई एक्सिस है ना, ये इसका ओरिजिन है, तो वो डायपोल का सेंटर बन जाए। तो भाई यहां पे रख लेना माइनस चार्ज और यहां पे कहीं रख लेना प्लस चार्ज। ठीक है, चलेगा? चलेगा सर, बेस्ट चलेगा। आपको पता है दोनों डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हम 2l लेते हैं। तो ये इसका सेंटर मान लो डायपोल का O, ओरिजिन जो होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली l होगी। दिस इज द डिस्टेंस जो l होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ऑब्वियसली यहां से यहां तक ये भी l होगी। और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, तो यहां पे मान लेंगे हम पॉइंट P, जिसको हम एक इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस पे रखा है ऑब्वियसली। अब वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। तो भाई डायपोल में कितने चार्ज है? इक्वल एंड अपोजिट दो चार्ज है, तो दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट करेंगे, उनका नेट कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे। दिस इज द केस, है ना, बस यही करना होता है। देखो अभी आपने क्या करना है, दो चार्ज है सर, ये माइनस वाला चार्ज है सर और ये प्लस वाला। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इस पॉइंट को पहले माइनस वाले से आप ज्वाइन कर दो, कर दिया सर, तो माइनस चार्ज उस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली। ये तो आपने सबने पढ़ रखा है कि इसका जो फील्ड आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, यानी दिस इज द फील्ड अप्लाइड बाय नेगेटिव चार्ज, तो ई नेगेटिव लिख दिया मैंने। और वैसे ही प्लस वाले को जब पॉइंट से आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि प्लस चार्ज रिपेल करता है पॉइंट को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वाओ ग्रेट, मतलब पॉइंट पी पे ना दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। और ये जो लाइन है ना, ये डायपोल, देखो माइनस चार्ज यहाँ पे है डायपोल का और ये पॉजिटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, दिस द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और पॉइंट पी की पोजीशन इसके सेंटर ऑफ डायपोल से, यानी ये वाली, इसको मान लेंगे हम आर, छोटे वाला आर, स्मॉल आर। अंडरस्टूड? ग्रेट सर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, इस पी वेक्टर के साथ, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, और ये भी एंगल हम थीटा ही मान सकते हैं। ठीक है, कि दोनों की दोनों ये जो लाइन है, क्योंकि ये एल और ये डिस्टेंस सेम है। आप देखो ये वाली यहां से यहां तक, ये वाली यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस देखो ये कॉमन है ना दोनों के लिए, ये भी एल ये भी एल, तो ये भी दोनों के लिए सेम ही तो हो जाएगी भाई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दूं, ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। समझ गए बॉस? अब आपको पता है ये थीटा अगर आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी से, तो इसको हमने थीटा माना है, तो ऑब्वियसली ये थीटा, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज विद एक्स एक्सिस, यानी दिस इज ऑल्सो थीटा। क्लियर? यस, बस इतना आपने कर लेना है। अब देखो आप, ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितने एंगल बना रहा है इसके साथ? थीटा, और ये भी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसके दो कंपोनेंट बना लो। देखो पॉजिटिव वाला जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? इधर कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे ई पॉजिटिव कॉस थीटा। और नेगेटिव वाला भी इसी के साथ बना रहा है तो उसका भी इधर आ जाएगा, दैट इज ई नेगेटिव कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इसका, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस, चूंकि ये डाउन है तो डाउन जाएगा इधर को, दैट इज ई नेगेटिव साइन थीटा। और इस पॉजिटिव वाले का अप जाएगा क्योंकि ये अप है, दैट इज ई पॉजिटिव साइन थीटा। वेरी क्लियर। तो बच्चों हमने क्या किया, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो ना एक्स एक्सिस पे थे ना वाई पे थे, हमने उनको कंपोनेंट बना लिया, तो ये वाला एक्स पे आ गया, ये वाले दोनों वाई पे आ गए ना। यस। अब नाउ सी, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि हम क्या करना है, हमें भाई पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लिखेंगे इट इज क्लियर, ठीक है, फ्रॉम डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है भाई। क्या क्लियर है सर? देखो ध्यान से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, देखो पॉइंट पी पे ई पॉजिटिव ऊपर को है, यानी ई पॉजिटिव साइन थीटा, और ई नेगेटिव यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है वो डाउन है। क्लियर है गाइस? बिल्कुल सर। लेकिन डाउन है तो अपोजिट है तो माइनस लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे इतना होगा ना भाई? बिल्कुल होगा सर। अब क्या करें सर? देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? देखो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि ये पॉइंट चार्ज है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और ये वाले डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो कितनी है? देखो ये एंगल 90 है, तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, दिस इज आर दिस इज एल, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहां से यहां तक, ये आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही ये डिस्टेंस, ये भी आर ये भी एल, तो ये भी सेम ही आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
बिल्कुल क्लियरली। तो यार सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पॉइंट चार्ज से इतनी डिस्टेंस अभी पॉइंट पी है तो हम निकालेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रही, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे यानी एल स्क्वायर प्लस दैट इज आर स्क्वायर, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कूल। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे भाई, दैट इज के क्यू ओवर, ओ डिस्टेंस तो सेम ही है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही बनेगा भाई। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू चार्ज तो ऑलरेडी सेम थे, सेम है दोनों के, अगर सेम है, और ये साइन थीटा तो ऑब्वियसली सेम ही है, थीटा तो सेम ही बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, साइन थीटा भी, तो ये एंगल ये पूरा पूरा कैंसिल, यानी वाई एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा, यानी ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग द वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अलोंग द वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वेरी क्लियर, अलोंग आप लिखेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो सर फिर क्या करें, ये बच्चा इग्नोर कर देता है, लेकिन वहां करके आना, उसको बताना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अनफॉर्चुनेटली वो जीरो आ रहा है, तो अब हमें डिराइव करना है अलोंग द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी पे दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना भाई। सो नाउ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट इज एट पॉइंट पी, और वो होगा पॉजिटिव वाला लेकिन कॉस कंपोनेंट, नेगेटिव की वजह से लेकिन कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा तो सबके लिए सेम रहेगा, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ई पॉजिटिव ई नेगेटिव सेम है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो 2 टाइम लिख लो किसी एक का, तो हम लिखेंगे ई पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव वाले का इंटू कॉस थीटा, बस वैल्यू पुट करो, खत्म कहानी। तो 2, और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, या नेगेटिव का, दोनों का सेम ही तो है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चांदी, और कॉस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस थीटा आप यूज करोगे यूजिंग द ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, देखो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस थीटा, इसमें इस वाले ट्रायंगल को यूज कर लो ना यार, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, देखो 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 बॉस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है जिसके साथ एंगल बना रहा है ये बेस यानी एल, और इसके 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज यानी डिस्टेंस, तो यह आ जाएगा एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द कॉस थीटा, और जैसे ही आपने लिखा तो ये बन गया एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चांदी मेरे, बस दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको कैसे लिखोगे, यहां पे लिख रहा हूं बॉस, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये बनेगा 2kq बाय, देख लो ये इसकी पावर है 1/2 और ये पावर है इसकी होल पावर पूरे ब्रैकेट की 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो आप इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी होल पावर बच्चों दैट इज 3/2। एनीथिंग एल्स? अच्छा एल भी तो है, दिस इज एल, वाओ। अब ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, लेकिन इसको डायपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिखना है, तो बच्चों आपको पता है डायपोल मूवमेंट होता है दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं अगर k अलग कर दो q इंटू 2l, ठीक है, और डिवाइड में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी होल पावर 3/2 एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको आपको पता है ये डायपोल मोमेंट होता है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका kp, है ना, kp ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आपने प्रूव करना था। दिस इज वॉट यू हैव टू प्रूव एंड दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस, ये जो डेरिवेशन है इसको आप बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है बॉस। अब अगर आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ डायपोल से, ये एल से बहुत ज्यादा है, तो हम अगर मान ले एल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, तो बच्चों ये जो है कंपैरेटिवली एल जो है बहुत छोटा है, तो ये खत्म हो जाएगा, आर का स्क्वायर बचेगा केवल, ये लगभग 0 कर दो, आर का स्क्वायर इसकी पावर है 3/2, 2 कैंसिल, तो ई पॉइंट पी पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा kp बाई आर क्यूब, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके के डायपोल को कहते हैं शॉर्ट डायपोल। अगर वो बोल दे कि प्रूफ करो इसकी कंडीशन के लिए, तो kp बाई आर क्यूब, यानी मैं आपको बता दूं डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देख लो, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में,
चलो वो तो हम कर रहे हैं, तो पूरा पूरा यहीं से तो बनते हैं क्वेश्चन, यहीं से तो बनते हैं ऑब्जेक्टिव, डेरिवेशन तो है ही। न्यूमेरिकल के लिए दोनों फॉर्मूले आप याद रखें। एंड दिस इज आर की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है बॉस, इनवर्सली, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कमाल हो गया सर, यस सर। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीटली और आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो आप। डायरेक्शन मतलब सर देखो भाई, आपका जो डायपोल मोमेंट है ना, अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है लेफ्ट में, पॉजिटिव रखा है राइट में, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, देख लो इधर, ये है पी वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। लेकिन पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इन दोनों की वजह से, वो आया इधर, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पी पॉइंट पे, वो इधर, यानी पी इधर ई इधर, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हो आप, अलोंग नेगेटिव यानी ऑपोजिट टू पी वेक्टर। तो अगर इसमें और इसमें एंगल देखोगे, इसमें और इसमें एंगल तो जीरो है। अगर आप एंगल देख रहे हो, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, भाई ये आपको दिख रहा होगा ई वेक्टर और पी वेक्टर, तो वो है 180 डिग्री। कभी कभी पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि हाँ इन दिस सिचुएशन दिस इज द सिचुएशन। सम टाइम बच्चे इधर प्लस चार्ज मान लेते हैं, इधर माइनस, ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट इधर आएगा तो फिर फील्ड उसके अपोजिट इधर जाएगा, ऑब्वियस है वो तो, उतना आप सेंस लगा के रखें। देखो 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 देख लो, थारे वास्ते है बॉस, बेस्ट तरीके से करना है, टेंशन नहीं लेने का, आपके साथ है। दिस इज द पार्ट 1। बच्चों पार्ट 2 मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टेबल और अनस्टेबल सिचुएशन क्या होती है, ये पूछ रहा है उसमें कि भाई पार्ट 2 में पूछा है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दो भाई, एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा। भाई वो तो अभी बताया था मैंने, आपको पता है यार। अगर वो आपसे पूछ बैठे कहाँ करूं, यहां करूं, छोटा सा स्पेस मेरे पास, अगर आप स्टेबल की बात कर रहे हैं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर है, डायपोल मोमेंट भी उधर ही होना चाहिए, यानी पी वेक्टर भी इधर ही होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। यानी जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये स्टेबल होगा, और फॉर अनस्टेबल, अगर मैं आपसे अनस्टेबल की बात करूं तो थीटा आपका 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अपोजिट पी वेक्टर होना चाहिए। बस ये पूछा आपसे सेकंड पार्ट में, तो कर लेना, डायग्राम भी बना के दिखा देना या लिख भी देना, पूरे मार्क्स आपको दे देगा, मस्त तरीके से रहेगा, यू डोंट वरी। चले आगे नेक्स्ट डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ बेस्ट तरीके से नोट्स बनाएंगे, उस तरीके से करके जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो मार्क्स काटेगा ही नहीं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स कंप्लीट मार्क्स देगा अगर आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपनी नॉलेज। ओके हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत प्रैक्टिस की होगी, लेकिन बहुत अमेजिंग है भाई। क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफ भी आ जाते हैं इसके, न्यूमेरिकल तो आता ही रहता है इससे, और डेरिवेशन भी। तो इसको देखो, ये मल्टीपर्पज है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएंगे तो सब कुछ पता है हमें, तो करना जरूरी है, भले कितनी बार प्रैक्टिस किया। तो अभी एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं, क्या है सर, यूजिंग गॉस थ्योरम, राइट। गॉस थ्योरम का यूज करते हुए आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग जो चार्ज्ड वायर होता है, उसकी वजह से उसके पास के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। याद आ गया, वेरी लॉन्ग जो आपके पास होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर होगा बॉस, जिसके पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी, और आपको याद आ गया होगा, ठीक है। सो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें लिखना पड़ेगा कि लेट अस अगेन कंसीडर, ठीक है, मतलब जो भी इस तरीके का डेरिवेशन होगा ना, उसको आपने इस तरीके से समझ लेना है कि हाँ भाई हमने ये लिखना ही लिखना है एक लाइन तो उसके बारे में, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली क्या लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, चार्ज्ड वायर, ठीक है, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, उसको कहते हैं लैम्डा, ये होगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिंपल है, यस। तो बना लेते हैं, ठीक है सर, बना लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप एक लॉन्ग वायर ले लेंगे, जैसे एक लॉन्ग वायर है, लेट्स सी दिस इज द वायर, और काफी लॉन्ग वायर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कि इन्फिनिटी लॉन्ग है, और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये चार्ज्ड वायर है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं बॉस, ठीक है सर, है ना। अब हमें गॉस लॉ यूज करना है, गॉस थ्योरम का ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा इसको डिराइव करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो कैसे करते हैं सर, देखो बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये मान लूं कि मुझे इस वायर से, लेट्स से इस वायर से यहां पे r डिस्टेंस अवे, दिस इज द डिस्टेंस जो मैंने यहां से अज्यूम करी है स्मॉल r,
किसी पॉइंट P पर, ये लेट्स सी पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड तो बाहर निकल ही रहा होगा, तो इस पॉइंट से कितना फील्ड पास हो रहा है, इसके आसपास के किसी भी पॉइंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो निकालनी है, उसको डिराइव करना है और गॉस लॉ यूज करना है। तो हम यहां पे करेंगे, है ना। तो आपको यूजिंग गॉस लॉ यू हैव टू एज्यूम द गॉसियन सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको एक गॉसियन सरफेस, ये वायर किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल, तो गॉसियन सरफेस किस तरीके का एज्यूम करेंगे, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करना पड़ेगा, यानी डिराइव करने के लिए इसका रिलेशन यू हैव टू एज्यूम। नाउ एज्यूम अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ लेंथ L, उसकी लेंथ L ले लो, एंड उसकी जो रेडियस होगी, रेडियस का काम जो करेगा ऑब्वियसली दैट इज, ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस का काम कर जाएगी, ठीक है। तो कैसे एज्यूम, ये लिख दिया आपने, ठीक है। देखो भाई अब मैं क्या करूंगा, इधर भी सेम डिस्टेंस अभी ले लेते हैं पॉइंट कोई, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस का एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं हम, जो उसको कवर कर ले। एक्चुअली वायर को हमें कवर करना है, इसको ओपन नहीं रखना है, इसको क्लोज्ड करना है, तो एक लेंथ का हमने यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम कर लेना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हमें अगर ये हमने सिलेंडर एज्यूम किया है बच्चों, आप ध्यान से देखें तो चूंकि सिलेंड्रिकल है, तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो एक इस तरीके से इसका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा, ऑब्वियसली ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा सिलेंडर का, तो दिस इज द सर्कुलर, और इधर भी आपका क्रॉस सेक्शन बना दो। तो देखो आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि ये लॉन्ग सब जो वायर है ये सिलेंडर के अंदर है, जैसे हमारा पैन होता है ना भाई लोग, पैन होता है ना, ये पैन है ना, ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये रिफिल है, तो ये रिफिल वायर बन गया, और इस रिफिल का कुछ पार्ट बाहर है कुछ अंदर है, तो जो अंदर है वो क्लोज्ड है, हमें उसी से मतलब है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में हम उसी चार्ज को ले पाते हैं जो सरफेस के अंदर क्लोज्ड होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इनक्लोज दैट पर्टिकुलर वायर, ओके, एज्यूमिंग दिस सरफेस। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज, दिस इज गॉसियन सरफेस, इसको हमने मान लिया गॉसियन सरफेस, ओके, यस। अब बच्चों आप देखो ध्यान से, अगर ये गॉसियन सरफेस है तो उसकी लेंथ कितनी एज्यूम करी हमने, लेंथ L, और इसकी जो रेडियस का काम होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो हमने है वायर से मानी है, तो ये रेडियस का ही काम कर रही है, दैट इज R, यस, ओके सर। अब बच्चों ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकल सकता है, तो चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह से, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई जा रहा होगा, इधर कोई जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कोई जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कोई जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कोई जा रहा है, ऑब्वियसली इधर कोई जा रहा है, ऑब्वियसली इधर कोई। तो चूंकि ये मार्कर है, ठीक है, एक इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर हो गया, एक डाउन, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो अप और इसका जो एरिया वेक्टर है वो डाउन, और ये कर्व्ड सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस का अगर आप एरिया वेक्टर छोटा सा सेक्शन में लगाऊंगा तो ये आपकी तरफ है, आउटवर्ड, आपकी तरफ है, आपकी तरफ, तो तीन तरीके के एरिया होंगे। आप ध्यान से देखें, सबसे पहला इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां पे कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, और उसका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली देखो बाहर को ही है, इसका एरिया वेक्टर आप मान लो बाहर को है, ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस है, इतना समझ जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां से वो भी बाहर को ही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एक तो कर्व्ड सरफेस ले लिया, लेट्स सी वन, ठीक है, चलेगा। दूसरा बच्चों अगर आप देखेंगे दो क्रॉस सेक्शन है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, चूंकि देख लो अगर मैं मार्कर को ऐसे रख रहा हूं तो इसका जो अपर एरिया है वो अप डायरेक्शन में है, यानी यहां पे जो उसका अपर एरिया होगा वो इधर है, उसकी डायरेक्शन, यानी इसको अगर 0.2 मान लो तो इसका एरिया वेक्टर जो रहेगा इधर वाला वो इधर को रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो कितना डिग्री का एंगल है, 90, तो ये सेक्शन 2 मान लो आप, सेक्शन 2 हो गया, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर को जा रहा है। सिमिलरली इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउन डायरेक्शन में होगा बच्चों, आप देख लो थर्ड पॉइंट पे अगर देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या है, 90, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, वहां पे गॉसियन थ्योरम यूज करोगे। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस आपने एज्यूम किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। बस डायग्राम बना देना बेस्ट तरीके से, ये आपका डायग्राम है, उसके बाद इसको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको गॉस थ्योरम आती है, आपको बच्चों याद है, उसके बाद कुछ दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, लिखो यूजिंग, ठीक है, गॉस थ्योरम, ठीक है, ये हमने यूज करना है। और नेट फ्लक्स क्या होता था गॉस थ्योरम में, ये होता था होल इंटीग्रेशन, यानी जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है, दैट इज EDA cos थीटा, ये होती थी आपकी गॉस थ्योरम।
नाउ अप्लाइंग दिस गॉस थ्योरम अक्रॉस द सेक्शन, यानी जो क्रॉस सेक्शन हमने माना है 1 2 3 तीनों पे अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग इट, ओके इससे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। नाउ अप्लाइंग इट, ठीक है, अप्लाइंग इट, ठीक है। नाउ अप्लाइंग इट है ना, दिस वी हैव टू अप्लाई एट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों जगह अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, तो मैं लिखूंगा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखूंगा कहां पे अप्लाई कर रहा हूं, 1 पे। तो 1 पे क्या होता है फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले, ई ही होगा, डी ए क्या होगा, डी ए होगा, कॉस क्या होगा, 0, कॉस 0 है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। फिर प्लस, ये प्लस करते जाना है आपने। फिर हम अप्लाई करेंगे सेकंड वाले पे, ई डी ए कॉस क्या है 90, फिर प्लस या लिखेंगे थर्ड वाले पे, ई डी ए कॉस क्या है 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल तो 90 है। तो आप देखो ना, जो नेट फ्लक्स बचेगा ना गाइज, वो ये तो 0 हो गया, तो ये बचेगा केवल ये, यहाँ पे क्या बचेगा सर, ई डी ए बचेगा, और ये 0 प्लस ये भी 0, बस हो गया। और ये जो नेट फ्लक्स है जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस से पास हो रहा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज है। तो हमें पता है इस पूरे के पूरे वायर पे चार्ज डेंसिटी अगर आपकी लैम्डा है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, यानी क्यू इनक्लोज्ड लेंगे आप, केवल सिलेंडर के अंदर चार्ज, पूरे वायर पे नहीं, केवल सिलेंडर के अंदर, क्योंकि फ्लक्स उसी पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों इस पे हम लिखेंगे, आपको आप सबको पता है गॉस लॉ क्या बोलता है कि नाउ ये लिख देंगे हम, नाउ एज वी नो दैट कि जो फाई होता है वो डिपेंड करता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की जगह लिख देंगे आप क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में बनेगा डी ए। और बच्चों याद करो ये कौन सा एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, यानी दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और स्मॉल एरिया को आपने इंटीग्रेट कर दिया है, तो इस कर्व्ड सरफेस का पूरे सिलेंडर का टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल, यानी इस पूरे को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, यानी टोटल एरिया दैट इज ए। और ये एज इट इज चलता रहेगा यहाँ पे। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया आपके पास Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपके पास दैट इज E इंटू ए। और एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, आप सबको याद होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर उसकी रेडियस और उसकी लेंथ L, दिस इज लेंथ L। ओह वाओ ग्रेट, यस। नाउ चूंकि Q इनक्लोज्ड क्या होता है बच्चों, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, बस यहां से निकाल लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, ओके। तो एल से एल कैंसिल, ई निकाल लो, इसको नीचे लेके जाओ, तो बच्चों ई आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एट पॉइंट दिस इज अवे फ्रॉम द वायर, अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, okay, and this is the formula, very very important। now this is the linear charge density, बाकी ये सब constant है। अगर आप ध्यान से देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो के भी बन जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सिचुएशन वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका ग्राफ भी बना के आना मस्त। दिस इज आर रेक्टेंगुलर टाइप हाइपरबोला बन गया, आप देख सकते हैं। दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन बेस्ट वे में, ग्राफ, सिचुएशन, एवरीथिंग। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और पॉजिटिव है तो अवे होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द वायर होता, ऑब्वियसली यार, दैट इज द टुवर्ड्स द वायर। कैसे सॉल्व किया, कैसे बना के आएंगे, कितना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे वो आपके ऊपर है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो तो दिस इज अप टू यू गाइज, एंड दिस इज द मेन थिंग गाइज जो आपने याद रखनी है। और छोटी छोटी बातें भी ख्याल रखेंगे और उसको बेस्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करेंगे। 100% आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखें, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, या तो ये रखें या 2k लैम्डा बाई आर रखें, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ऑब्वियसली वो सब आप कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल वाली सीरीज करेंगे वहां तो मैं ऑब्वियसली कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन तो हम अमेजिंगली सॉल्व करेंगे। आई होप गाइज जितने भी डेरिवेशन अभी तक हमने किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट के, आपने समझे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। डिफरेंट तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इस तरीके से अगर बेस्ट हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना, देखो भाई, देखो हर बच्चा याद करके जाएगा, हर बच्चा रट के जाएगा, हर बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा, लेकिन कौन कितना बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, हर पॉइंट को लिखेगा, डायग्राम बनाएगा, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा, उसको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट द मेन डेफिनेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी।
अलोंग विद योर प्रैक्टिस नॉलेज एंड ऑल, क्योंकि जितना भी आपने सीखा उसको कितने अच्छे से आप वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी से वो डिसाइड करेगा कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग जो मैं राज की आपको बात बता रहा हूँ। आज का लास्ट डेरिवेशन करेंगे इस फर्स्ट पार्ट का, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। मजा आ रहा है तो उन दोस्तों को भी कर दो जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको शेयर कर दो यार वीडियोज, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। और उनकी हेल्प अगर आप करोगे भगवान आपकी हेल्प करेंगे, ऑब्वियस है ये लॉ ऑफ एक तरीके से नेचर के लॉज होते हैं जो हेल्प करते हैं हम सबकी, राइट। तो कंटेंट अगर उनकी हेल्प कर सके उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके साथ साथ, तो मजा आएगा, ठीक है। चलो लास्ट का डेरिवेशन है उसको जल्दी से देख लेते हैं, क्या है उसकी कहानी मेरी जुबानी। ओके हियर वी गो, दिस इज द लास्ट वन लास्ट ईयर 2024 में भी आया था, लेकिन दोबारा से करेंगे बॉस, क्योंकि ये आता रहता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं और इसका ये डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भाई। तो क्या है सर उसकी कहानी, मेरी जुबानी, लेट्स सी। और बेस्ट तरीके से मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो मजा है। और इसीलिए तो ये सीरीज है यार कि हमें अपना रिवीजन बेस्ट करके जाएंगे, कहाँ पे गलती करते थे वो सब गलतियों को सॉर्ट आउट करके जाएंगे, राइट। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों डेरिवेशन की। कौन से डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज्ड जो सेल होते हैं उनका डेरिवेशन आपने निकालना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो केस हैं इसमें हमारे। सबसे पहला एक हमने निकालना है जब r इज ग्रेटर देन r होगा, यानी रेडियस ऑफ सेल है ये, दिस इज रेडियस, ठीक है। और ये उसकी डिस्टेंस है पॉइंट के जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरी कंडीशन पे हम निकालेंगे जब ये डिस्टेंस लेस देन होगी r, मतलब ये आउटसाइड का केस होता है, दैट इज आउटसाइड जो सेल होगा आपका स्फेरिकल, और दिस इज योर इनसाइड वाला, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम होगी रेडियस ज्यादा होगी, इनसाइड वाला होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चलो भाई लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हो गया बस, टेंशन मत लो, इजी है। गॉस थ्योरम का यूज करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्वियसली। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज, ठीक है, सेल ऑफ रेडियस, इतना सा लिखना है बस, आर, कैपिटल आर लेना रेडियस, क्योंकि स्मॉल आर को हम डिस्टेंस मानते हैं बॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, बी अवेयर। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं बच्चों, केस फर्स्ट। ये जरूर लिखा करो कि केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड दिस सेल, अगर वो आउटसाइड दिस सेल है तो R इज ग्रेटर देन R होगा, ये लिख लेना, ऐसे जरूर लिखना, ये मजा आएगा फिर, ठीक है। कूल, तो बना लेते हैं, देख लो बच्चों। लेट्स सी एक स्फेरिकल सेल है, और आपको पता है स्फेरिकल सेल है तो वो सॉलिड तो नहीं है, मतलब उसके अंदर मास नहीं होगा, सारा मास यही होगा, देखो इसकी सर्कमफेरेंस पे ही। तो चूंकि ये स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, और सारा का सारा चार्ज यहाँ पे रखा है आउटर सरफेस पे, ऑब्वियसली दिस इज द होल चार्ज कैप एट द आउटर सरफेस, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट हमने कंसीडर किया वो आउटसाइड है, यानी पॉइंट हम यहाँ पे कहीं मान रहे हैं, एंड दिस इज योर पॉइंट। तो बच्चों क्या करना है, चूंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है ना, वी हैव टू यूज द गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इसको सेंटर से मिला दो, और सेंटर से ही सारी डिस्टेंस लेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल r होगी, और वो उसी रेडियस का एक स्फीयर बना दो जो उसको कवर कर ले, उसी को कहेंगे गॉसियन सरफेस। अब आपको ऐसा नजर आएगा जो बड़े वाला डॉटेड वाला स्फीयर है उसके अंदर ये रखा है ओरिजिनल वाला, तो इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, समझ गए। यानी यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, देखो इससे जो भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी जो भी निकलेंगी वो बड़े वाले से पास होंगी ना भाई। तो देखो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो यहां पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं तो इससे बाहर निकलेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एरिया होगा इसके सरफेस पे छोटा सा DA, ये इसकी डायरेक्शन में ही रहेगा ना, क्योंकि आउटवर्ड होता है भाई, आउटवर्ड। तो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है बाहर, इससे जो डॉटेड वाले से जो आपने एज्यूम करा है वो वहीं से आ रहा है जो अंदर वाला है, तो अंदर वाले का ही फ्लक्स इससे बाहर आ रहा है, मतलब अंदर वाले पे जो चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो गॉस थ्योरम यूज कर लेंगे, फिनिश, बस यही एज्यूम करना है। तो ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बन गया, तो हम लिखेंगे यूजिंग गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम, सॉरी। तो वो क्या होती है सर, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, अभी लिखा था हमने, वही होता है बस, EDA cos थीटा, दिस इज cos थीटा। फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, Q इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो इसी पे तो है, यही तो है पूरा स्फीयर, उसी पे जो टोटल चार्ज होगा वही काम कर रहा है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल EDA, और E वेक्टर और D वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल होगा 0, सॉरी cos 0, और बच्चों cos 0 होता है 1, और ये
यहाँ पे लिख लो, चलो Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो होल इंटीग्रेशन E इंटू डी ए। हमें तो E निकालना है भाई, इस पॉइंट पे E निकालना है, जो पॉइंट P आउटसाइड पॉइंट है ये, तो E नोट लिख लो आप, आउटसाइड पॉइंट है ये, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, चूंकि ये लिख लिया करो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। Q इनक्लोज, हमें पता है ये स्फीयर है, और स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस एरिया पे है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और चार्ज अपॉन एरिया लिखते हैं उसको। तो ये जो Q इनक्लोज चार्ज है उसको लेंगे सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह दैट इज सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा ई नोट बाहर, और इसका होल इंटीग्रेशन आ जाएगा ए। ओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे, ओ ओ ओ हाँ ठीक है ठीक है, तो जो ये एरिया लोगे ना, ये जो एरिया है ये किसके ऊपर है चार्ज, इस वाले के अंदर जिसकी रेडियस आ रहा है, तो वो उसका एरिया है, ये बात ध्यान रखना, सिग्मा इंटू ए उसका एरिया है। लेकिन जो यहां से जो एरिया आएगा ये वाला ई डी ए से, ये तो हमने गॉसियन सरफेस से निकाला है, और ये बड़े वाला स्फीयर का है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है बॉस। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों, चलो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, सो दिस इज व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इक्वल टू ई नॉट और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसका एरिया। ये वाला एरिया जो है ये बड़े वाले के सरफेस पे माना है, उसका एरिया है पूरे गॉसियन सरफेस का जो बनेगा, ठीक है। ये किसका है सर, ये एक्चुअल जो स्फेरिकल सेल है उसका एरिया। और सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा तो आपको पता ही है। अब सिग्मा को आप निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा हमने चार्ज के टर्म्स में लिखा है ना भाई, Q इनक्लोज्ड है, तो हमें पता है सिग्मा जो होता है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वही है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो हम लिख लेंगे सिग्मा इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल चार्ज कितना है उसके पास इंटू उसका एरिया, तो सिग्मा आएगा Q बाई ए, तो सेम ही रहेगा ना भाई, दैट इज Q बाई ए। तो यह आ जाएगा Q, अगर चार्ज के टर्म्स में लिख लो, वैसे सिग्मा के टर्म्स में ये होगा, अगर चार्ज के टर्म्स में लिखोगे तो A, और बाई कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये कैंसिल, और इधर बचेगा ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो ई नोट निकाल लो, जो भी होगा आंसर आपका आ चुका है। तो ई नोट आपका आ गया आउटसाइड पॉइंट पे, दैट इज Q, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो के क्यू बाय दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ का मतलब आउटसाइड पॉइंट पे, कब, जब ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डिफाइन, सिंपल। ये करना है, ये करना है, बस इस तरीके से करना है। अब आप समझ गए होंगे कैसे कर रहा हूं मैं, है ना, क्या कर रहा हूं मैं। इन टर्म्स ऑफ चार्ज निकाला, अगर सिग्मा के टर्म्स में निकालना था तो यहीं पे निकालते, इससे डिवाइड कर देते और इसकी वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख लेते, तो आ जाता है सर। एक ही बात है, मतलब जो आपको बेस्ट लगे। हमने तो के क्यू बाई आर कर दिया, टोटल चार्ज हमने एज्यूम कर रखा है इसके ऊपर, दैट इज क्यू। ओके, लेट्स सी। तो दिस इज व्हाट आपको अंडरस्टैंड करना है, बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना है। केस फर्स्ट है जब आउटसाइड पॉइंट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट केस, उसके बाद इसके ग्राफ बना देंगे यार, कुछ भी पूछे यार, ग्राफ ही तो बनाना है। आप देखो आउटसाइड पॉइंट पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बनेगा भाई, बना लेंगे। केस 2 देखते हैं बॉस। चलो भाई केस 2 देख लेते हैं सर। केस 2 का मतलब बच्चों, इफ r इज लेस देन r, यानी एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, और ये तो आप पटक डालोगे बॉस जब उसकी डिस्टेंस उससे कम हो जाए। यानी अगर ये आपका स्फीयर है, और चूंकि आपको पता है ये होलो स्फीयर है, यस, तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो दिस इज योर सिचुएशन, ओके सर, दिस इज द सिचुएशन गाइस, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है सर, r, और इस पे चार्ज कितना दे रखा है सर हमने, वही सेम, दो दिस इज द चार्ज, आउटर सरफेस पे चार्ज है भाई q ऑब्वियसली। अब जो हमने पॉइंट मानना है वो इसके अंदर है कहीं, ये रहा पॉइंट p, और इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आ रहा है, तभी तो कैपिटल R से कम होगी भाई, उसके अंदर होगी। तो इसी रेडियस का एक स्फीयर मान लो, और ये आपका गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब आप देखो क्या इस गॉसियन सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा भाई, वो तब ही निकलेगा जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा। और आप देखो सारा चार्ज तो इस आउटर सरफेस पे बाहर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी इसके अंदर के पॉइंट पे आप देख सकते हो चार्ज 0 है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P पे यहाँ पे अप्लाई करूं, तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जाए भी तो कहां से आएगा, और एरिया डायरेक्शन भी सेम ही है। देखो अब हम यूज करेंगे एट दिस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, यूजिंग गॉस थ्योरम। व्हाट इज दैट, फाइंड क्लोज इंटीग्रल dA cos थीटा। तो बच्चों इसको क्या लिखोगे, आप देख लो यहाँ पे, इसको लिखोगे Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉसियन सरफेस ने कवर कर रखा होगा चार्ज उसके अंदर है, वो तो है ही नहीं, तो आप लिख लो E
डी ए, यहाँ लिख लो cos 0, देखो नाउ हियर क्यू इनक्लोज दिस जीरो, इस केस में चार्ज है नहीं क्योंकि सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है, बाहर है, इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर तो है ही नहीं, तो बस इसको जीरो रखो तो 0/ε0 और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो डी ए आ जाएगा, ठीक है, cos 0 1 होता है, तो भाई ये तो जीरो हो गया पूरा, ये भी जीरो में जाएगा, तो इसको लिखेंगे इन वाला केस, यानी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया है। और वैसे भी किसी कंडक्टर के अंदर, किसी स्फेरिकल सेल के अंदर कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक और एडिशनल चार्ज वहां ना रखा जाए जीरो ही तो होता है, प्रूफ भी कर दिया। दिस इज प्रूफ कब, व्हेन R इज लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ हो कहीं भी, यहीं कहीं भी, जब तक वो उसके अंदर है पॉइंट, वो सब जीरो रहेगा, सेंटर से लेके उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उसके बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बनेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। कूल, इस तरीके से प्रूफ करना है, खत्म। अब रही बात ग्राफ की कि सर ग्राफ बना दो, तो बच्चों आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनेगा। तो आपको पता है जीरो से लेके अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आर को टच करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, और जैसे आप R इक्वल टू R सरफेस पे जाओगे तो ये तुरंत जंप कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्स होता है, और उसके बाद तो आपको पता ही है आउटसाइड पॉइंट पे ऐसे जाता है, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए है, आउटसाइड के लिए, अभी पढ़ा था हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², बस ये याद रखना। और यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि ये सरफेस वाला केस है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है क्योंकि सारा चार्ज ही सरफेस पे है ना भाई, है ना। सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, KQ/R², क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R², ठीक है। ग्राफ ये रहा, सब कुछ आपके सामने है, बेस्ट तरीके से अप्लाई करके आना, टेंशन नहीं लेने का, बस देखते रहना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, आप सबके लिए बेस्ट वे में बढ़िया से देखना, बढ़िया से नोट्स बनाना, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना बिना शर्माए। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुस्कुराते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, रिविजन करते रहे और अपने ऊपर विश्वास रखे बच्चों। मैं आपके साथ हूँ इस बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आपका 12th स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिजिक्स अच्छा बनाएंगे और उसमें मार्क्स लेके आएंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एंड जेईई मेन उस पर फोकस करेंगे फॉर यू। ओके, ऑल द